अक्सर जब भी प्राचीन चमत्कारों की बात होती है तो मिस्र के पिरामिड्स या रोम का कोलोसियम ही हमारे दिमाग में आता है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, 11वीं सदी के भारत में एक ऐसा हाइड्रो इंजीनियरिंग का अजूबा तैयार किया गया था जो आज के अत्याधुनिक लेजर गाइडेड विज्ञान को भी हैरत में डाल रहा है। आज के इस विश्लेषण में चलिए 11वीं सदी के राजा भोज की उस लुप्त इंजीनियरिंग विरासत की गहराइयों में उतरते हैं जिसने इतिहास की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 11वीं सदी में एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण आखिर कैसे हुआ। ये कोई छोटा-मोटा तालाब खोदने या पानी की टंकी बनाने जैसा काम बिल्कुल नहीं था। यहाँ बात हो रही है पूरी की पूरी भौगोलिक संरचना को बदल देने की। बिना किसी जीपीएस, बिना सैटेलाइट मैपिंग या भारी भरकम मशीनों के, केवल प्राचीन तकनीकों और विशुद्ध मानव श्रम के बल पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। सिर्फ हाथों और सामान्य औजारों से एक विशाल जलधारा को रोकना, पहाड़ों के बीच एकदम सटीक ढलान खोजना और फिर एक अभेद्य बांध बनाना, ये सब आखिर कैसे मुमकिन हुआ? भाग 1, प्राचीन बांध का रहस्य। जरा इस विरोधाभास पर गौर करें। एक तरफ है 11वीं सदी का वो असीमित मानव श्रम और वास्तु का ज्ञान, और दूसरी तरफ है हमारी आज की आधुनिक लेजर तकनीक। आज अगर हमें ऐसा कोई बांध बनाना हो तो हम लेजर लेवलिंग, लिदार स्कैनिंग और 3D कंप्यूटर मॉडलिंग पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। लेकिन 1000 साल पहले कामगारों ने केवल रस्सियों, बांस के डंडों और पानी के स्तर का इस्तेमाल करके वो अकल्पनीय सटीकता हासिल की जिसे आज नापने के लिए हमें लेजर उपकरणों की जरूरत पड़ रही है। मतलब बिना मशीनों के इतनी अचूक इंजीनियरिंग, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। भाग 2, राजा भोज और वास्तु। तो इस असंभव से लगने वाले अजूबे के पीछे दिमाग किसका था? राजा भोज। वो केवल 11वीं सदी के एक प्रतापी शासक या योद्धा भर नहीं थे, वो जल प्रबंधन और वास्तुकला के एक बेजोड़ दूरदर्शी थे। उनका विजन सिर्फ राजकाज चलाने तक सीमित नहीं था, वो प्रकृति, भूगोल और इंजीनियरिंग को एक साथ पिरो रहे थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जल संचय कितना महत्वपूर्ण है, और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपने इस सैद्धांतिक ज्ञान को एक बहुत ही भव्य भौतिक आकार देने का ऐसा दृढ़ निर्णय लिया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प मोड़ आता है। हम आमतौर पर वास्तु को सिर्फ घरों, महलों या कमरों की दिशाओं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ वास्तुशास्त्र को एक विशाल हाइड्रो इंजीनियरिंग ढांचे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जल प्रवाह का अध्ययन करना हो, कैचमेंट एरिया तय करना हो, हवा के दबाव का आकलन हो या फिर भूमि के ढलान को समझना, वास्तु के सूक्ष्म सिद्धांतों को इतने बड़े पैमाने पर लागू किया गया कि पानी के एक विशाल समंदर जैसे भंडार को पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रित किया जा सके। ये वाकई में कमाल का फ्रेमवर्क था। भाग 3, सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ। इस पूरी योजना का आधार था सम्रांगण सूत्रधार। ये कोई साधारण किताब या सिर्फ कुछ श्लोकों का संग्रह बिल्कुल नहीं है। ये राजा भोज के काल का एक बेहद उन्नत वास्तुकला और इंजीनियरिंग ग्रंथ है, एक तरह का पूरा इंजीनियरिंग मैनुअल। इसमें मिट्टी के परीक्षण से लेकर हाइड्रोलिक्स, भवन निर्माण सामग्री और यहाँ तक कि यांत्रिक उपकरणों को बनाने तक की बारीक से बारीक जानकारी दर्ज है। जिस दौर में दुनिया के कई हिस्सों में इंजीनियरिंग बस घुटनों के बल चलना सीख रही थी, तब ये ग्रंथ तकनीकी ज्ञान का एक जीता जागता विश्वकोश था। इस विशालकाय निर्माण प्रक्रिया को मुख्य रूप से 3 स्पष्ट चरणों में अंजाम दिया गया। पहला, सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ का गहन अध्ययन करके एक एकदम सटीक ब्लूप्रिंट तैयार करना। दूसरा चरण, उन जटिल वास्तु सिद्धांतों को इतने विशाल भौगोलिक क्षेत्र में लागू करना। सच कहूं तो ये आज के किसी भी इंजीनियर के लिए एक बहुत बड़ा गणितीय सिरदर्द हो सकता है। और तीसरा, सबसे अहम कदम, बड़े पैमाने पर मानव श्रम का रणनीतिक इस्तेमाल। एक भी मशीन के बिना हजारों मजदूरों, पत्थर तराशने वालों और मिट्टी ढोने वालों का ऐसा गजब का तालमेल बिठाया गया कि एक त्रुटिहीन ढांचा खड़ा हो गया। ये सैद्धांतिक ज्ञान और मानवीय जज्बे का बेहतरीन संगम था। भाग 4, भोपाल की विशाल अपर लेक। और इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? भोपाल की विशाल अपर लेक, जिसे स्थानीय लोग बड़ा तालाब या भोजताल भी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई प्राकृतिक झील नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाई गई कृत्रिम संरचना है। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 361 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मतलब जहां तक नजर जाए बस पानी ही पानी। और ये पूरा निर्माण 11वीं सदी में हुआ था।
आज जब हम देखते हैं कि आधुनिक पुल और सड़कें कुछ ही दशकों में दम तोड़ देते हैं, तब 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी इस संरचना को आज भी मजबूती से खड़ा देख के और लाखों लोगों की प्यास बुझाते हुए देखकर ये बात गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि असली और टिकाऊ इंजीनियरिंग आखिर कहते किसे हैं। भाग 5 लेजर और लुप्त इंजीनियरिंग का मिलन। आज की आधुनिक लेजर तकनीक और 3D मैपिंग अब जाकर कहीं इस लुप्त इंजीनियरिंग के रहस्यों और इसकी सटीकता को थोड़ा बहुत समझ पा रही है। जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन प्राचीन बांधों और स्पिलवे का स्कैन किया तो वो पूरी तरह से दंग रह गए। पानी के भारी दबाव को मोड़ने के लिए जो कोण या एंगल बनाए गए थे वो एकदम परफेक्ट थे। जरा सोचिए, 11वीं सदी के एक राजा के दिमाग की उपज आज के सबसे उन्नत विज्ञान के लिए भी एक पहेली बनी हुई है, जिसे बस धीरे धीरे डिकोड किया जा रहा है। ये सच में अविश्वसनीय है। तो अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। आधुनिक लेजर और स्कैनिंग तकनीकों के जरिए हमारे प्राचीन अतीत के और ऐसे कौन-कौन से छुपे हुए इंजीनियरिंग रहस्य उजागर होने बाकी हैं? अगर सिर्फ एक झील और बांध के निर्माण ने आधुनिक हाइड्रोलिक्स के दिग्गजों को इतना हैरान कर रखा है, तो कल्पना कीजिए कि इतिहास की परतों में और कितनी उन्नत तकनीकें खामोशी से दबी पड़ी होंगी, जिन्हें शायद हमने बस इसलिए भुला दिया क्योंकि हमारे पास उन्हें समझने का नजरिया ही नहीं था। उन प्राचीन रहस्यों के प्रति जिज्ञासा हमेशा जगाए रखनी चाहिए, जो आज भी विज्ञान द्वारा खोजे जाने के इंतजार में हैं।